छत्तीसगढ़ की मेयर जाके वहां पर हिंदुओं के अपमान वाले भाषण में शामिल होंगी। अब आरोप हम पे। इनका कर्नाटक का अध्यक्ष बोलेगा हिंदू शब्द गंदा होता है, आरोप हम पे। हिंदू तालिबान कौन बोला? शशि थरूर जी। हिंदू बोको हराम कौन बोला? सलमान खुर्शीद जी। अब हिंदू आतंकवादी कौन बोला? इनके गृह मंत्री जी। साहब काम आपके और इल्जाम हमारे, ऐसा कैसे चल सकता है? अब दूसरी बात मैं सरदार साहब के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, वो जो एक परिसर है उसका नाम था सरदार पटेल परिसर। उसमें तकरीबन 20 स्टेडियम बन रहे हैं। उसमें से एक स्टेडियम यदि मोदी जी के नाम पे है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो तो सरदार साहब की छत्र छाया में है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरदार साहब का नाम लेने का अधिकार इनको है। न्याय न्याय की बात। जब 1946 में अंतरिम सरकार बन रही थी और सारी प्रदेश कमेटियों से नाम मांगे गए थे कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो एक कमेटी ने पट्टाभी सीतारमैया का, एक या दो कमेटी ने जेबी कृपलानी का, और शेष सारी कांग्रेस कमेटियों ने सरदार साहब को वोट किया था। और नेहरू जी को जानते कितने वोट मिले थे? जीरो वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया। सरदार साहब का कितना सम्मान किया। और मैं विनम्रता से पूछता हूं, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, शायद आपको पता हो सरदार साहब की डेथ हुई 1950 में। उसके बाद बताएं गुजरात बनने तक 1960 तक कोई एक योजना बताइए, कोई एक संस्थान बताइए, कोई एक स्थान बताइए सरदार साहब के नाम पे किया हो। भारत रत्न तो छोड़ दीजिए। कहीं पे ये भी बात मत भूलिए कि सरदार साहब ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को बैन करने के लिए कहा था, ये भी मत पूछिए। उनका जो पत्र है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के। क्योंकि पंडित नेहरू का जिक्र आया है। किरण रिजिजू ने न्यूज 18 के लिए, न्यूज 18 की वेबसाइट के लिए कॉलम लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है जिसमें पंडित नेहरू की 5 भूलें बताई हैं कश्मीर को लेकर। उसको, क्योंकि किरण रिजिजू ने जो लिखा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, किरण रिजिजू जी एक भाजपा के नेता हैं, अरुणाचल के नेता है, उन्होंने अपनी बात कही है, ठीक है, बात है, लेकिन इतिहास कोई बदल नहीं सकता। पंडित नेहरू, उन्होंने बोला पहली भूल है पंडित नेहरू की कश्मीर के विलय को लटकाया, दूसरी भूल है विलय को अंतरिम करार देना, तीसरी भूल है मसला 1948 में यूएन में ले जाना, चौथी भूल है जनमत संग्रह का विरोध छिपाया गया, पांचवी भूल है धारा 370 को बनाना और फिर उसे लागू करना। किरण रिजिजू ने कहा सारी अपनी में बहुत बड़ी बड़ी बातें, उसमें पूरा समय लगेगा एक एक बात को करने के लिए। आप ऐसे तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है, भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे पे या हिंदू मुस्लिम एक आपस की टकराव के मुद्दे पे चुनाव जीतने हैं तो जीते हैं, लेकिन ये अब तक ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि देश की दुनिया, देश की जनता जो है अब वो असली मुद्दे पे आना चाहती है। हिंदू मुस्लिम करती है, बिल्कुल, ये इसी पे तो जीते हैं चुनाव। अब पिछला चुनाव जो लोकसभा का जीते थे वो किस तरह से जीते थे? इसी तरह से द्वेष की भावना भड़काकर, भाई भाई को टकराकर। कैसे द्वेष की भावना भड़काई? देखिए, पूरी सब जगह पे जब भी चुनाव जीतना होता है, चुनाव आता है, कोई ऐसे कोई मसला खड़ा कर देते हैं जिससे कि वो वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। लास्ट चुनाव में क्या मसला था आपके? कौन से लास्ट चुनाव में क्या मसला हुआ खड़ा? हर एक चुनाव में अलग अलग मसला होता है, जरूर करते हैं। वो इसी दिशा में जा रहे हैं, वो तो साफ बात है। इसी का तो इसी विचारधारा का तो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सुधांशु, आप हर चुनाव को हिंदू मुसलमान ले जाते हैं। देखिए, मैंने तो अभी उदाहरण दिया, यूपी के चुनाव में भी इन्हीं के लोग विषय लाए थे और यहां भी इन्हीं के लोग विषय लाए। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो अभी आपने कहा, मैं जब छात्र जीवन में था, राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा था, तो एक जगह प्रश्न पूछा गया, एक सज्जन आए बोलने के लिए कि साहब, यदि सोमनाथ का मामला उसी समय सॉल्व हो सकता था तो राम जन्मभूमि का मामला क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति भाषण दे रहे थे उन्होंने हंसते हुए कहा, सोमनाथ सरदार साहब के प्रांत में पड़ा तो तुरंत सॉल्व हो गया, राम जन्मभूमि पड़ गया नेहरू जी के प्रांत में तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ था। दूसरा, 560 की सारी रियासतें जहां सरदार साहब के हाथ में थी सब हो गई, एक जगह पंडित जी ने उंगली रखी तो फिर ऐसा फच्चर फंसा कि आज तक फंसा रहा। अब एक और उदाहरण बताता हूं। दुनिया में तो आरोप लगा रहे हैं, एक लाइन में बोल रहा हूं, सिर्फ एक फैक्ट, बाकी चलिए बहुत सारी बातें इतना इतिहास में किया जा रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस से मामले को ले गए। यूनाइटेड नेशंस कब बना? 24 अक्टूबर 1945, और अक्टूबर 47 में कोई यूएन की हैसियत नहीं थी, न चाइना उसका हिस्सा, ना उस समय रशियन ब्लॉक मान रहा है। मेरे विपक्षी लोग अनुसंधान करके बता दे कश्मीर से पहले कौन सा मुद्दा गया था वहां।
मतलब जिसकी कोई हैसियत नहीं थी उसको ले जाके हमने लटकाया, हमने उसको दिया। अन्यथा बता दें अक्टूबर 47 से पहले कौन सा मुद्दा है। जी तो भूल तो ये है साहब, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज तक उसकी सजा चल रही थी, 2019 में खत्म हुई। पृथ्वीराज जी, अगर ये बीजेपी का ट्रैप है तो कांग्रेस इस ट्रैप में क्यों फंस जाती है? नहीं, ट्रैप की बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास की, लोगों के विकास की राजनीति कर रही है। भाजपा लोगों को लड़ाकर चुनाव जीतने की राजनीति कर रही है। साफ, लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है वो जो तीसरी पार्टी आ रही है जिसने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हराया, वो भी मैदान में है। देखिए, गुजरात में तीसरी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वो ठीक है, 2 राज्य जीते हैं, जरूर जीते हैं, और चुनाव में हर एक पार्टी को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है, जरूर रखें। लेकिन चुनाव ये 2 पार्टियों के बीच में ही होगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का चुनाव। सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल बड़ा अहम है। तीसरी पार्टी भी है जो कि पंजाब में अभी उसने एक बहुत बड़ा मैंडेट पाया है, दिल्ली के अंदर वो लगातार दूसरी बार सरकार में है, आम आदमी पार्टी। वो कह रहे हैं कि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। देखिए, जब जब हमारे खिलाफ वो लड़े हैं तो उनके ऊपर झाड़ू फिर गई है। गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त। हाँ, जब इनके खिलाफ लड़े हैं तो उन्होंने कुछ किया। वैसे मुझे ऐसा लगता है यहां उस पार्टी का जोर कम है, शोर ज्यादा है। जोर कम है, शोर ज्यादा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार ये आपका मुकाबला कांग्रेस के साथ ही है, या फिर आपको लगता है कि रेस में आम आदमी पार्टी भी होगी? अ फ्रैंक आंसर ऑन दिस। देखिए, अभी 2021 में पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को पिछले 1.5 से लेकर 2-2.5% के आसपास वोट मिले थे। तो मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है, मगर अब यदि कांग्रेस के नेता ऐसा बयान देने लगेंगे, जैसे आज जयराम रमेश जी ने बोला कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता है, तो प्रेरित करने वाला तो कन्हैया है, तो भैया तो आप तो पता नहीं किस किस को स्थान देते चले जाएंगे। अब आप ये तय कर लीजिए कि आप मुख्य विपक्षी दल का स्थान अगर छोड़ रहे हैं तो ये आपके लिए समस्या है। हमारे हिसाब से तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। आपके हिसाब से ये जो जयराम रमेश का बयान आया, इसका बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस में सेकंड पॉपुलर लीडर अगर कन्हैया कुमार है तो बाकी लोगों का क्या हो रहा है? मैंने कोई बयान सुना नहीं, आप ही से सुन रहा हूँ अभी कुछ क्या उन्होंने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। लेकिन देखिए, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा एक अपनी जगह है, वो चल रही है। गुजरात का चुनाव अपनी जगह है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जो कांग्रेस के वोट काटने का काम कर रही है? क्या बीजेपी कोई काट रही है कांग्रेस के वोट? क्या कुछ काम कर रही है क्या, ये पता चलेगा चुनाव में। लेकिन हमारा अगर गुजरात चुनाव पे अगर फोकस करें, गुजरात पे फोकस करें, अब केंद्र सरकार पे फोकस करें, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा की जो पहल है, मैं समझता हूँ अपने आप में देश में कभी इतने बड़े पैमाने पे कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया जिसकी सराहना करनी चाहिए। मैं खुद उस यात्रा में सम्मिलित था। पूरी दुनिया में जो करंट सा लग रहा है, चंद्रशेखर जी ने यात्रा करी, राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं। हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक संक्षेप में, आप सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्योंकि जयराम रमेश साहब के बयान की यहाँ पे चर्चा हुई, बीजेपी भी आज सुबह से इस पे एक रिएक्शन दे रही है कि कन्हैया कुमार जिसने देश तोड़ने की बात करी थी, वो कांग्रेस का सेकंड लोकप्रिय नेता है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपके कैडर में मैसेजिंग अच्छी नहीं जाएगी? नहीं, देखिए, आपके कैडर में, तो कांग्रेस के कैडर में, फॉरगेट अबाउट मासेस। कन्हैया कुमार पहले कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे, आज कांग्रेस के एक नेता है, बिहार के नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता, उसमें कोई शक नहीं है। अब उसके बारे में क्या जयराम रमेश जी ने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसकी टिप्पणी, उनकी पूरी जानकारी लेके मैं जरूर कहूंगा। लेकिन एक जरूर बात है कि बहुत अच्छे युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है। ठीक है, अब नंबर कौन सा है, नंबर पहला है, दूसरा है, 10 सेकंड। बस मुझे याद आता है कन्हैया कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस कार्यालय में, तो कहा था कांग्रेस डूबता जहाज था इसलिए वो आए थे। तो मुझे पुराना गाना याद आता 90 के दशक का, आपने सुना हो, धूमधाम से आया कन्हैया बैंड बजाने के, डूबती हुई कांग्रेस को और डुबाने को। ठीक है, ऑडियंस से सवाल थे। रीमा, एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से, छोटा सवाल पूछना चाहते हैं। गुजरात के अंदर बहुत बड़ी महत्व की योजना थी, नर्मदा योजना। चौहान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें जो दरवाजे लगाने का काम था, कांग्रेस ने काफ़ी साल तक वो लटका के रखा, और गुजरात की जो सौराष्ट्र और कच्छ और अहमदाबाद की जनता पानी बिगड़ तस रही थी। उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दिया कि गुजरात के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो, और ये दरवाजा लगाने का काम आपने सालों तक लटका के रखा हुआ था। देखिए, उसमें ये पहली बात तो माननी पड़ेगी,
नर्मदा योजना की संकल्पना किसने की थी? ये सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि गुजरात की जनता के लिए नर्मदा योजना की परियोजना की थी। अब उसमें कई सारे कोर्ट के मामले फंसे हुए थे, कुछ मामला महाराष्ट्र से मामला फंसा हुआ था, कहीं डूब हो रही थी, वहाँ आदिवासी लोग डूब रहे थे, उनको बचाने की बात हो रही थी, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर रहा था। तो कोई कांग्रेस की वजह से दरवाजे नहीं लगे, कहना बिल्कुल गलत है। जी एक छोटा सवाल पूछेगा। जी मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं सर। खड़े हो जाइए। सरदार सरोवर डैम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा है, एक कांग्रेसी, नाइदर राहुल बाबा नॉर योर एनी राहुल गांधी, कोई आए नहीं है ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए कोई कांग्रेस नेता क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने अभी क्लेम करा कि सरदार पटेल हमारे हैं, बीजेपी के नहीं हो सकते। बीजेपी के कांग्रेस के बड़े नेता थे ही, हाँ, पर जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ RSS को यूनिटी बैन में करने कोई का नहीं। लेटर लिखा था, है ही ना? तो उसमें कौन सी दो राय है? अब आज स्टैच्यू में कौन गया था, कौन नहीं गया था, उसमें क्यों आप कह रहे? सरदार पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे। जी सुधांशु, आखिरी राउंड है, 1 मिनट। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम लोग बचपन से पढ़ते थे ना कि इंडिया में यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को ही देखते हैं, डाइवर्सिटी से डिविजिविटी की तरफ बढ़ते हैं, हम यूनिटी से इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ते हैं। सुधांशु, मेरा सवाल है कि आप इनके नेता भी लेना चाहते हैं, आप कांग्रेस मुक्त भारत भी करना चाहते हैं, तो आपके मन में क्या है? आप लोगों के मन में क्या है? क्या कोई बड़ा कंफ्यूजन है क्या? नहीं, देखिए, भारत के राष्ट्र के जितने प्रतीक हैं राष्ट्रवाद, जी मैं ईमानदारी से कहता हूं एक जमाने में इनके थे, ये खुद ही छोड़ते चले जा रहे हैं। बताइए, वंदे मातरम कब गाया गया? 14-15 अगस्त 1947 की रात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की शुरुआत हुई। आज क्या माहौल बन गया कि वंदे मातरम भाजपा का है, वंदे मातरम सिर्फ भाजपा के में गाया जाता है। तो ये बताइए, राम किसके थे? हे राम महात्मा गांधी की समाधि पे सन 48 से लिखा है, राम हमारे हो गए, राम काल्पनिक हो गए। ठीक है, जवाब तो इसलिए मैं कह रहा हूं। जी जवाब पृथ्वीराज जी। क्या मैं तो नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हैं। देखिए, सरदार पटेल जी पे क्यों राजनीति कर रहे हैं जी? सरदार पटेल एक देश के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिन्होंने देश को एक किया। उनकी कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप एक नेता से दूसरे नेता को क्यों बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। सरदार पटेल का कद बहुत बड़ा है। आखिरी कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की कितनी सीटें? कांग्रेस सरकार बना रही है, बस। सरकार बना रही है। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है सुधांशु जी? पिछले सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी या 27 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनाने जाएगी? ये वाकई साख का भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज चौहान जी, आपके लिए जोरदार तालियां, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां।